नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का समय है। सबसे पहले एक तरफ कंगना की ललकार जो सोनिया गांधी और उद्धव ठाकरे से आर पार के मूड में है, दूसरी तरफ ठाकरे परिवार जो अपनी ही स्टाइल में कंगना को जवाब दे रहा है। इस टकराव पर सियासत का रंग बहुत गहरा हो गया है। आज भी कंगना का पॉलिटिकल बुलडोजर काम पर था और शिवसेना पर हमला करके सियासी तोड़फोड़ कर रहा था। कंगना के दफ्तर को तोड़ने की बात दाऊद तक पहुंच गई। सवाल यह भी उठा कि कंगना का दफ्तर तोड़ा तो दाऊद का घर क्यों छोड़ा। इस बीच कंगना की मां भी आज तक पर आई और कहा कि मेरी बेटी के खिलाफ गलत शब्द बोले गए हैं, मेरी बेटी की जान को खतरा है। और ऐसा क्यों हुआ कि एक बेटी से सरकार डर गई। इस टकराव का एक साइड इफेक्ट यह है कि कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच होगी। इस पूरे मामले में खास तौर पर नोट करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 लाख तक पहुंच गई है, लेकिन वहां लड़ाई कोरोना से नहीं कंगना से है। इसका गहरा विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा भारत और चीन के बीच की गतिविधियों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि क्या एलएसी पर कुछ बड़ा होने वाला है, क्या हालात सचमुच युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सवाल इसीलिए उठे हैं क्योंकि चीन मीटिंग में शांति का ज्ञान देता है और बॉर्डर पर धोखे की छुरी मारता है। इतना तो साफ है कि चीन इस बातचीत वाले धारावाहिक से नहीं मानेगा। चीन ने अपने सैनिकों का प्रोपेगेंडा वीडियो वायरल किया है ताकि माइंड गेम में भारत पर दबाव बना सके। और दूसरी तरफ एलएसी पर 6 ऐसे मोर्चे बन गए हैं, 6 मोर्चे जहां भारत और चीन के सैनिक बहुत करीब हैं और स्थिति खतरनाक है। एक अच्छी खबर यह है कि भारतीय मूल की पहली महिला एस्ट्रोनॉट स्वर्गीय कल्पना चावला के नाम पर एक अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट का नाम रखने का निर्णय हुआ है। दिवंगत कल्पना चावला के सम्मान में स्पेसक्राफ्ट को एसएस कल्पना चावला कहा जाएगा और यह 29 सितंबर को अमेरिका के वर्जीनिया से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होगा और 2 दिन में वहां पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात शिवसेना ने जिस तरीके से कंगना रनौत से पंगा लिया है। कंगना को ऐसे चैलेंज पसंद आते हैं। जिस गेम में कंगना की एंट्री हुई है वो गेम अब कंगना ने नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। वो शिवसेना से वैचारिक सवाल कर रही हैं, वो बाला साहेब ठाकरे की बात कर रही हैं, वो सोनिया गांधी को भी घेर रही हैं। महिला होने के नाते उनकी चुप्पी पर सवाल कर रही हैं। कंगना और शिवसेना के टकराव की इस एक्शन पिक्चर में आज के सीन क्या थे ये हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। आतंक अच्छा हुआ ये मेरे साथ, क्योंकि इसके कुछ आप ये नहीं कह सकते कि मैंने महाराष्ट्र की नहीं। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। उद्धव ठाकरे, मुझे क्या लगता है तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। ये जो मानसिकता आपने जिसका भोंडा प्रदर्शन पूरे समाज के सामने, पूरे देश के सामने किया है, इस देश की बेटी आपको माफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। उनकी फिल्म का एक डायलॉग है, जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं। इसे कंगना ने अपने जीवन में उतार लिया है। उनके सपने को तोड़ने की कोशिश हुई। कंगना वो नहीं जो किसी को ऐसे छोड़ दे। इस पंगे में देश भी उनके साथ है। भारतीय नारी का अपमान करोगे तो आंखें निकाल लेंगे। भारतीय नारी की तरफ उंगली करोगे तो हाथ काट लेंगे। संजय राउत, कान खोल करके सुन ले, जो करनी सेना कहती है वो करती है। क्या ये देश की बेटी का सम्मान हो रहा है? मेरा मानना है कि जो लोकतंत्र का गला घोटने का एक काम इस समय महाराष्ट्र सरकार कर रही है, इसको बंद करना चाहिए। लेकिन कंगना जानती हैं कि ये लंबी लड़ाई है। उनके सामने सत्ता की ताकत है। मुंबई में शक्तिशाली शिवसेना है। टकराने का नतीजा उन्होंने देख लिया है। अब तो कंगना ने सीधे ठाकरे परिवार से दुश्मनी ली है। यह मामूली बात नहीं है। गेम अगले लेवल पर आ गया है। कंगना रनौत की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। महाराष्ट्र सरकार ने अब मुंबई पुलिस को इन्वेस्टिगेट कर यह पता लगाने के लिए कहा है कि क्या कंगना रनौत ड्रग्स लेती थी। 2016 में दिए गए एक इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने यह बताया था कि कंगना रनौत कोकेन यूज करती थी और उन्हें भी कोकेन लेने के लिए कहती थी। इसी को देखते हुए विधानसभा में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने यह कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए, जिसके तहत अब मुंबई पुलिस को एक पत्र से संपर्क किया गया है और महाराष्ट्र सरकार ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस ड्रग्स केस में कंगना की जांच करेगी। मुख्यमंत्री से तू तड़ाक वाली भाषा के लिए उन पर केस दर्ज हो चुका है। लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि कंगना के लिए तो खुद शिवसेना के नेता ऐसे शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं जिसके सामने तू तड़ाक तो कुछ भी नहीं है।
हम जब बात करते हैं तो हम तू हरामखोर है, यानी तू बहुत नॉटी है, नॉटी, और दूसरा है कि बेईमान है। मुंबई के बारे में, आप मुंबई में रहते हो, कोई भी व्यक्ति मुंबई में रहती है, मुंबई देश में अगर देश के साथ इस प्रकार से कोई व्यवहार कर, मैं बोलता हूँ, हम लोग बोलते हैं अरे ये तो बेईमानी है। हमारी भाषा में मैंने बेईमान कहा। शिवसेना 2 दिन से कंगना के खिलाफ चुप है। वो सिर्फ कानूनी बात कर रहे हैं, उसे माहौल समझ में आ गया। लेकिन ये तय है कि ज्यादा दिन वो चुप नहीं बैठेंगे। कंगना भी इसे समझती है। जिस गेम में उन्होंने एंट्री की है, अब उसका लेवल बढ़ा दिया है। वो शुद्ध राजनीतिक हमले कर रही हैं। महान बाला साहेब ठाकरे मेरे आदर्श हैं। उनका सबसे बड़ा डर था कि एक दिन शिवसेना गुटबंधन करके कांग्रेस बन जाएगी। पार्टी की ये दशा देखकर आज उन पर क्या बीत रही होगी। कंगना ने शिवसेना की दुखती रग पर हाथ रखा है। कंगना ने बाला साहेब ठाकरे का नाम लेकर जो सवाल पूछा, वो सवाल शिवसेना को तब से परेशान करते आ रहे हैं जब से शिवसेना की कांग्रेस से दोस्ती हुई है। ये कोई सोच नहीं सकता था कि बाल ठाकरे की बनाई पार्टी कभी ऐसा करेगी। अब कंगना शिवसेना को बाला साहेब ठाकरे के इसी तरह के पुराने बयान दिखा रही हैं। वो शिवसेना को सोनिया सेना पहले ही बता चुकी हैं। कल उन्होंने शिवसेना पर विचारधारा वाला पॉलिटिकल बुलडोजर चलाया था। जिस विचारधारा पर श्री बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। अब कंगना सोनिया गांधी से सवाल कर रही हैं। आज उन्होंने सोनिया के लिए भी ट्वीट किया। आप पश्चिम में पली बढ़ी और भारत में रहती हैं। आपको महिलाओं के संघर्ष की जानकारी होगी। जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, तो इतिहास आपकी चुप्पी पर न्याय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी। सोनिया गांधी से कंगना की ये बातें शिवसेना पर दबाव बढ़ाने वाली हैं। वैसे भी उसके सहयोगी इस मामले में शिवसेना के साथ नहीं दिख रहे। इससे कंगना से लड़ाई में शिवसेना और कमजोर हो गई। मुंबई से दिवेश सिंह और कमलेश सुथार के साथ आज तक ब्यूरो। आज मुंबई से एक और शर्मनाक तस्वीर आई। कांदिवली में एक रिटायर्ड नेवी अफसर को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर पीटा। इसे गुंडागर्दी ही कहेंगे। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। शिवसेना के कार्यकर्ता इन रिटायर्ड नेवी अफसर को घसीटते हुए उनके घर से बाहर ले गए, बुरी तरह से पीटा। बताया गया कि शिवसेना के कार्यकर्ता इस बात से नाराज थे कि उन्होंने कथित तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक ऐसी तस्वीर फॉरवर्ड की थी जिसमें छेड़छाड़ की गई थी, और यही बात शिव सैनिकों को पसंद नहीं आई तो पीट दिया। मुझे मालूम नहीं था कि कौन बुला रहे हैं, लेकिन नंबर से मैं नंबर दे दिया हूं मैं, और वो बुला रहे थे कि हमको बात करने का है, वो कुछ वायरल मैसेज के लिए। कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का, और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया। तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। एक आदमी आवाज करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके, ऐसा इसको मारो। देशभक्ति की बात बात पर दुहाई देने वाली शिवसेना को ये नजर नहीं आया कि वो किस पर इस तरीके से हाथ उठा रही है और क्यों। इस तरह की हरकतों से क्या कोई संदेश देना चाहती है? क्या ऐसा उग्र रवैया कंगना से उस लड़ाई का फ्रस्ट्रेशन है जिसमें शिवसेना चाहकर भी कंगना के खिलाफ खुलकर नहीं बोल पा रही? क्योंकि ये बहुत आश्चर्य की बात है कि ठाकरे परिवार के खिलाफ कोई तू तड़ाक कर दे और शिवसेना चुप बैठने पर मजबूर रहे। शायद शिवसेना को पता है कि कंगना से सीधे न भिड़ने में ही अभी भलाई है। वैसे कंगना को सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया गया और उनके दफ्तर में बुलडोजर चला दिया। कोई भी ऐसी मनमानी पसंद नहीं करेगा। मुंबई में हजारों अवैध निर्माण है। कोई इमारत तोड़ने में बीएमसी की ऐसी जल्दबाजी कभी नहीं दिखी। मुंबई में दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी है, उसके घर पर कभी बीएमसी का हथौड़ा नहीं चला। बीएमसी की सुस्ती को सब जानते हैं। इसीलिए कंगना के मामले में कोई बीएमसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा। शिवसेना भी इसी बात से घिरी है। उनके सहयोगी भी इस मामले में उनके साथ नहीं है। सबको लगता है कि कंगना को जवाब देने के लिए थोड़ा टाइम तो देना चाहिए था।
शिवसेना पर सवाल तो उठेंगे कि कंगना का दफ्तर तोड़ने की इतनी जल्दी क्या थी। किसी और मामले में तो बीएमसी के बुलडोजरों के पहिए जाम हो जाते हैं। तोड़ना ही था तो मुंबई में दाऊद इब्राहिम की अवैध प्रॉपर्टी तोड़ते, वो तो बीएमसी से हो नहीं पाया। मुंबई में भिंडी बाजार में दाऊद की अवैध संपत्ति है, इस पर बीएमसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट भी इस पर बीएमसी को फटकार लगा चुकी है। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? बीएमसी को शिवसेना कंट्रोल करती है और अवैध निर्माण पर सिर्फ कंगना को टारगेट पर ही सवाल उठ रहे हैं। ये वही बीएमसी है जो अवैध निर्माण की शिकायतों पर हमेशा नींद में रहती है। बीएमसी का हथौड़ा तब नहीं चला जब हर साल मुंबई में हजारों शिकायतें आती हैं। आंकड़े आप खुद देख लीजिए। 2016 से 2019 के बीच मुंबई में अवैध निर्माण की 94,000 शिकायतें आई, लेकिन बीएमसी ने सिर्फ 5,400 शिकायतों पर ही एक्शन लिया, यानी सिर्फ 10% शिकायतों में ही कोई कार्रवाई होती है। इसी से आपको बीएमसी के काम करने के तरीके का अंदाजा हो गया होगा। लेकिन कंगना का दफ्तर तहस नहस करने में बीएमसी ने देर नहीं लगाई। बीएमसी की नीयत पर सवाल दो और वजहों से उठते हैं। कंगना के दफ्तर के बगल में फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बंगला है। वहां अवैध निर्माण पर 7 दिन का नोटिस दिया गया, जबकि कंगना को जवाब देने के लिए सिर्फ 24 घंटे ही मिले थे। इसी तरह का एक और मामला महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अनिल परब के कथित अवैध निर्माण से जुड़ा है, जिस पर बीजेपी ने आरोप लगाए कि बीएमसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सेना दिखती है, उखाड़ दिया। सत्ता का घमंड अच्छा नहीं है। अगर उखाड़ना है तो ठाकरे परिवार के मित्र मंत्री अनिल परब ने जो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन 2000 स्क्वायर फीट का बांद्रा में बनाया, जिसके सबूत मैंने दिए। मेयर किशोरी पेडनेकर परिवार ने जो अपनी कंपनी की ऑफिस खोली, जो गरीबों के लिए जगह थी, उसके ऊपर कब्जा जमाया, उसको कब उखाड़ के फेंकोगे? यही सब बातें हैं जिससे कंगना के मामले में बीएमसी गलत दिखती है और इसी से कोई शिवसेना के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। खुद उनके सहयोगी उनके साथ नहीं है। महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता और सरकार में मंत्री छगन भुजबल की बातों से यह साफ है। सवाल यही है कि जरा रुकते, कार्रवाई जरा रुक कर होती तो ठीक होता। जरा और ज़्यादा समय उनको दिया जाता परीक्षण के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, जैसे दूसरों के दिया जाता है वैसे दिया जाता तो ठीक रहता। ये बात तो सब मानते हैं कि कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई के लिए बीएमसी को थोड़ा टाइम देना चाहिए था, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बीएमसी के लोगों ने कंगना के दफ्तर में घुसकर फर्नीचर तोड़ा, कीमती सामान तोड़ा। ऐसी तोड़फोड़ का अधिकार कंगनाला न्याय मिळाला पाहिजे, कंगनाला कॉम्पेन्सेशन मिळालं पाहिजे, अशा पद्धतीची सूचना आणि मागणी मी त्यांच्याकडे माननीय महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे मी केलेली। अब यह फैसला तो कोर्ट में होगा कि बीएमसी ने कंगना के मामले में क्या सही किया, क्या गलत किया। लेकिन जोश जोश में बीएमसी की इस हरकत से शिवसेना राजनीतिक तौर पर बैकफुट पर आ गई है। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह मामला उल्टा पड़ जाएगा। कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक। आज हमने कंगना की मां आशा रनौत से भी बात की। उनकी बेटी बड़े बड़े लोगों से टक्कर ले रही है। कोई भी मां इससे परेशान होगी, उन्हें अपनी बेटी की चिंता होगी, लेकिन कंगना की तरह उनका परिवार भी बहादुर है। आशा रनौत की बातों में उनका गुस्सा दिख रहा है। कंगना ने अपना स्टैंड बहुत सही दिया है और उसने इस तरह ये सच्ची बातें बोली है। पूरा हिंदुस्तान आज जो उसके साथ है तो वैसे नहीं है वो, ठीक है ना, वो पूरा उसके साथ है। और जितनी भी पूरी जनता है, जितना भी पूरा देश है, हिमाचल, पूरी उसकी पूरी जनता मेरी बेटी के साथ है। वो इसलिए है क्योंकि वो सच्ची बातें बोलती है और उसको मैंने भी ये संस्कार दिए हुए हैं कि बेटा जहाँ कहीं भी जाना, निडरता से जाना और सच्ची बात और सच्ची बात को उठाना। इससे उद्धव ठाकरे सेना को बहुत तकलीफ हुई है और उसने मेरी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया हुआ है, जो पूरी भारतवर्ष की जनता जो है तो उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर वो गलत होती, अगर उसने कोई गलत बात की होती तो ठीक है, मेरी बेटी को आज कोई किसी भी इसने
देश की कोई भी जनता उसके साथ नहीं होती। कैसी सरकार है? क्यों एक बेटी से जो बाहर से आई और उसकी प्रजा का एक अंग है वो, क्यों उसके साथ इतनी अन्याय हुई है? क्यों एक छोटी सी बेटी के साथ वो इतना अन्याय करते हैं? ये कैसी सरकार है? जिसको सरकार बोलते हैं ये बाल ठाकरे की शिवसेना है? नहीं, ये नहीं है बाल ठाकरे की शिवसेना जिसको हम बचपन से सुनते आए हैं। ये कैसी सेना शिवसेना है? डरपोक है, कायर है, और क्या है ये? इतनी छोटी सी बेटी को जिसने 15 साल उस वहाँ रह करके अपनी पूरी मेहनत से एक एक पैसा जोड़ करके, उनकी तरह थोड़े बड़े खानदानी है, वंशवादी खानदानी है। हम एक गरीब घर से, हम एक मध्यम परिवार से मेरी बेटी वहाँ गई हुई है। सब लोग देख रहे हैं, आज पूरा भारत देख रहा है मेरी बेटी को कि उसने पैसा कैसे इकट्ठा किया। इनको तो अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी मिली हुई है, उसके ऊपर ये इतना घमंड और इतना अत्याचार कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं पूरे भारतवर्ष से यही विनती करती हूँ और हमेशा यही बोलती रहूंगी कि अगर मेरी बेटी ने सच्चाई का साथ दिया है तो पूरा भारतवर्ष मेरी बेटी के साथ खड़ा होगा और खड़ा है। और मैं अपने इस गृह मंत्री अमित शाह और पीएम जी और ये अपने सीएम जी हिमाचल प्रदेश का पूरे तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने कि मेरी बेटी को आज इतनी सुरक्षा दी हुई है। इन लोगों का क्या पता ये क्या कर देते, जिन्होंने घर मकान उसके खत्म कर दिए, उसकी इतनी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, तो इनका क्या विश्वास है? आज बोलती है दूसरी पार्टी है कि जी क्यों सिक्योरिटी दी, क्यों उन्होंने लेनी थी मेरी बेटी की जिम्मेवारी? क्यों बोलती है दूसरे विपक्ष पार्टी है उनके घर में बेटियां हैं? अगर कोई सच्चाई का साथ दे तो उसको ना उसका साथ देना चाहिए सभी को। तो क्यों नहीं खतरा है? देखा नहीं आपने कितनी चप्पल से और कितने इसे उनको इस पोस्टर को कितना ये किया गया और बाद में साथ में बोला कि हम इसके जबड़े खत्म कर देंगे, ये यहाँ पे आएगी तो हम इसका कुछ हो जाए। वो नेताओं ने बोला अगर कुछ इसको हो जाए तो हम जिम्मेवार नहीं है। और इससे ज्यादा थ्रेटनिंग, और आप बताओ मेरे को क्या चाहिए? जो शब्द उसने पूरा भारतवर्ष पूरा जहाँ पे उन्होंने FIR की है वो भी तो एक कोर्ट है, वो भी तो FIR को देखेगा, वो भी तो वहाँ पे भी तो बैठे हुए हैं, तो उनको लगेगा पता कि इसके नेता ने क्या बोला। मैं तो नहीं वो शब्द बोल सकती, नहीं बोल सकती, कैसे बोलूं मैं? बेटी है मेरी, वो उसको शर्म होनी चाहिए जिसने कितनी गंदी बात मेरी बेटी को बोल दी। क्यों बोली उसने? पूछो उसको, जनता पूछ रही है। तो शिवसेना सोई हुई है, देखते हैं क्या होती है FIR। ये डरेगी, शिवसेना डरेगी, क्यों डरेगी? एक छोटी सी बच्ची से डरेगी ये, जिसके तो हौसले बुलंद हो रहे हैं। क्योंकि उनके पास आज क्या नहीं है जिससे कि वो डरेगी। एक वो सच्चाई नहीं है उनके पास, बाकी उनके पास सारे हथकंडे हैं। ठीक है, अगर इसने कोई गलत बात की होती या कुछ गलत बातें होती, उन्होंने क्या नहीं कुछ मेरी बेटी को बोला, उसकी इनको कोई भी का एक सोच नहीं है कि क्यों मेरी बेटी को इतना बकवास कर दिया। क्या चाहिए तो पूरा भारतवर्ष इसके साथ जी। जनता को पता नहीं है, आजकल की जनता पूरी सब कुछ नहीं जानती है। इसकी कोई भी पार्टी नहीं, अगर इसकी पार्टी होती आज तक आप लोगों को क्या पूरे भारत जनता को पता होगा कि क्या पार्टी पता है ना। लेकिन जो पार्टी आज सत्ता में है, जिसकी आज सरकार है केंद्र में, जो आज पूरे जिसने इसको सिक्योरिटी दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सरकार की कोई मेंबर है कि उसमें जा रही है। क्यों? सरकार का फर्ज बनता है सिक्योरिटी देना। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर कंगना रनौत के ड्रग्स कनेक्शन की जांच का आदेश दे दिया। कंगना के खिलाफ जांच का आधार 4 साल पुराना एक इंटरव्यू बनाया गया। ये इंटरव्यू कंगना के बॉयफ्रेंड रहे अभिनेता अध्ययन सुमन ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कंगना ने कोकेन पार्टी के लिए कहा था। वैसे तो अध्ययन सुमन कह रहे हैं कि उनको जो कहना था 2016 में कह दिया, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को जैसे एक नया मुद्दा मिल गया है। साल 2008 के मार्च में होटल द लीला में कंगना ने साथ काम कर चुके सभी लोगों को बर्थडे पार्टी दी थी। उसने कहा था चलो रात में कोकेन लेते हैं। मैंने उसके साथ कई बार भांग पी थी जो पसंद नहीं आई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। मुझे याद है उस रात मेरा उससे सबसे बड़ा झगड़ा हुआ था क्योंकि मैंने कोकेन को ना कहा था।
28 अप्रैल 2016 को एक अंग्रेजी अखबार में छपे अभिनेता अध्ययन सुमन के इंटरव्यू का ये वो अंश है जिसे महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला ले लिया है। अध्ययन सुमन उनके ऊपर अगर झूठा आरोप करता है तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, अध्ययन सुमन को भी अरेस्ट करना चाहिए। अगर वो सच बोलते हैं तो कंगना रनावत जी कहाँ से ड्रग लाती थी, किसको देती थी, वो ड्रग डीलर उनका कौन था, पैसे कहाँ से लाती थी, ड्रग कहाँ पे छुपाती थी, इसका भी इंक्वायरी होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को आधिकारिक तौर पर कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करने के लिए चिट्ठी लिख दी है। 2 दिन पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र की विधानसभा में कहा था कि कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच होनी चाहिए। अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू को उसमें उसने बताया कि कंगना रनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। इस प्रकार का निवेदन दोनों विधायक ने हमको दिया। इस बार की पूरी डिटेल हमारी मुंबई पुलिस चौकसी करेंगी। कंगना के ड्रग कनेक्शन की जांच के लिए मुंबई पुलिस SIT बनाएगी या पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल जांच करेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कंगना की सीधी चुनौतियों के बीच कंगना के खिलाफ ये ड्रग्स का दांव बहुत सोच समझकर चला गया है। हालांकि जिस अध्ययन सुमन के इंटरव्यू को आधार बनाकर कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच बिठाई जा रही है, वो अध्ययन सुमन अब पूरी कंट्रोवर्सी पर हाथ जोड़कर भाग खड़े हुए हैं। एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। वैसे यहाँ लड़ाई कंगना की है और कंगना भी इसके लिए तैयार दिख रही है। 6 सितंबर को जब मामला विधानसभा में उठा था, उसी दिन कंगना की ओर से ट्वीट किया गया था। कंगना ने लिखा था, प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड्स की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर्स को लेकर मुझसे कोई भी लिंक्स मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। कंगना जब ये चुनौती दे रही हैं, तो यहाँ ये भी एक तथ्य है कि कंगना बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर मुखर रही हैं और कहती रही हैं कि बॉलीवुड में ड्रग्स का सेवन आम है। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। फिलहाल सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन पर मचे हंगामे के बाद अब कंगना के कथित ड्रग कनेक्शन पर भी पंगे की तैयारी है। जांच आगे बढ़ी तो कंगना को मुंबई पुलिस समन जरूर करेगी, जिस पर लड़ाई का एक और मोर्चा खुलेगा। अरविंद ओझा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। कंगना रनौत से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की आर पार की जंग छिड़ी है, लेकिन आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कंगना का नाम लेकर उद्धव सरकार को कोरोना पर घेरा। फडणवीस ने कहा कि उद्धव सरकार कोरोना से नहीं कंगना से लड़ रही है। बीजेपी का ये दांव ऐसे दिन सामने आया जब शिवसेना ने अपने अखबार सामना के लिए गंभीर मुद्दों पर राजनीति करने की नसीहत दी है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार को ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में हमारी लड़ाई कोरोना से नहीं है, हमारी लड़ाई कंगना से है। आज सबसे ज़्यादा कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार उससे लड़ना नहीं चाहती, वो लड़ाई करना चाहती है कंगना से। पता नहीं ये अभिनेत्री कंगना रनौत के मुद्दे से बीजेपी का पल्ला झाड़ने की कोशिश थी या नहीं, लेकिन बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को कामकाज पर घेरने की पहली बड़ी कोशिश की है। अभी महाराष्ट्र की सरकार को कोरोना से फाइट करना चाहिए, कंगना से नहीं। तो मैंने पहले कहा है। कोरोना से लड़ाई को लेकर जब महाराष्ट्र सरकार पर देवेंद्र फडणवीस ने यह तंज किया है तो इसकी शिद्दत को समझिए। कोरोना संक्रमण के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 पर बना हुआ है। अकेले महाराष्ट्र में कुल केस 9,90,795 हो गए हैं, जबकि पूरे देश का आंकड़ा 44,65,863 है।
महाराष्ट्र में सक्रिय मामले 2,61,432 है, जो कुल मामलों का 26.39% है, जबकि पूरे देश में कुल मामलों के सिर्फ 20.58% सक्रिय केस हैं। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट भारत के रिकवरी रेट 77.74% के मुकाबले सिर्फ 70.72% है और मृत्यु दर भारत के 1.68% के मुकाबले 2.85% है। वैसे कोरोना पर महाराष्ट्र सरकार की शुरू से दलील यही रही है कि हमारे यहाँ टेस्टिंग ज्यादा है, इसलिए मामले भी ज्यादा हैं। लेकिन कोरोना के आंकड़ों से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। गौरतलब ये भी है कि कोरोना के बहाने जब महाराष्ट्र सरकार को घेरा गया है तो इसका आइडिया हो सकता है कि शिवसेना के मुखपत्र सामना से ही निकला हो। शुक्रवार को सामना के संपादकीय में लिखा गया कि अगर मुद्दों के राजनीतिकरण की इच्छा खत्म हो गई हो, कुछ नेता अब गंभीर मुद्दों पर लौट सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आम आदमी के रोजी रोटी के मुद्दों पर गंभीर होना चाहिए। वैसे इस बोल वचन के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के पास कंगना के मुद्दे पर बोलने की ढेरों बातें हैं। बीजेपी को या रामदास जी आठवले को ये कहना है क्या कि कंगना रनावत का इलीगल अगर कंस्ट्रक्शन है तो वो वैसे ही रखना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो कंगना रनावत का है। कंगना रनावत का ड्रग कनेक्शन कोई है तो उसको किसी ने पूछना नहीं चाहिए क्योंकि वो कंगना रनावत का है, ऐसा उनका कहना है क्या? तो खुल के कहो ना ऐसा। कंगना पर महाराष्ट्र सरकार घिरी है या उनके पीओके वाले बयान के बहाने मराठी अस्मिता का छोका लगा चुकी है, इसका एहसास तो आने वाले दिनों में होगा। लेकिन राजनीति में गंभीर मुद्दों पर बहस होगी, इसकी संभावना कम ही दिखती है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। और अब आपको एक बड़ी खबर इस समय की देते हैं। बड़ी खबर कांग्रेस में संगठनात्मक बदलाव से जुड़ी हुई हमारे सामने आ रही है। जी हां, कांग्रेस में जिस तरीके से पिछले कुछ समय में आपत्ति जताने को ही बगावती सुर मान लिया जाता था, तो ये तय माना जा रहा था कि कुछ तो एक्शन होगा। गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद अपना गंवाना पड़ा है। और साथ में आपको यह भी बता दें कि अभी तक जो प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश में केवल पूर्वी हिस्से का जिम्मा जिनके ऊपर था, अब समूचे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। कांग्रेस में बड़े संगठनात्मक बदलाव ये हमारे सामने इस समय नजर आ रहे हैं। तो अब आपको हम एलएसी से जुड़ी हुई अहम खबर देते हैं। 3 महीने हो गए हैं, एक तरफ चीन बातचीत का नाटक करता है, दूसरी तरफ एलएसी पर साजिश रचता है। चीन को यह दोहरा चरित्र इतनी बार बेनकाब हो चुका है कि अब चीन को जवाब देते नहीं बन रहा है। सीमा पर जारी तनाव के बीच मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 2 घंटे से ज्यादा समय तक बैठक चली। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री को कहा कि सीमा पर यथास्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कोशिश नहीं होनी चाहिए, जैसा कि चीन पिछले 3 महीने से लद्दाख में बात कर रहा है। लद्दाख में जंग जैसे हालात पर जब जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से पूछा कि लद्दाख में 50,000 सैनिक और बड़े पैमाने पर हथियारों की तैनाती क्यों की गई, तो चीनी विदेश मंत्री बगले झांकने लगे। भारत ने चीन को दोनों देशों के बीच 1993 और 1996 में हुए उन समझौतों की भी याद दिलाई जिनका उल्लंघन चीन की सेना एलएसी पर बार बार कर रही है। यहाँ इस बात को समझना होगा कि इन समझौतों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें चीन भूल गया है। 1993 और 1996 इन 2 सालों में भारत चीन समझौतों के तहत सीमा पर दोनों देशों की तरफ से गोलीबारी नहीं की जाएगी, यह तय किया गया था। लेकिन 45 साल बाद चीन ने लद्दाख में एलएसी पर गोली चलाकर इस समझौते का उल्लंघन किया। अगर एलएसी के 2 किलोमीटर के भीतर कोई ब्लास्ट ऑपरेशन या विकास से जुड़ी गतिविधियां की जरूरत पड़ती है तो दूसरे पक्ष को इसके बारे में 5 दिन पहले सूचित करना होगा। लेकिन चीनी सेना ने एलएसी पर सैन्य चौकियां बनाकर इस समझौते को तोड़ा। समझौते में सीमा पर तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों ने राजनयिक स्तर की बातचीत से हल निकालने पर सहमति दी थी, लेकिन चीन समझौते की इन सभी शर्तों को भूल चुका है। यहाँ चीन का शातिर दिमाग देखिए कि वो एक तरफ बातचीत से भी इनकार नहीं कर रहा और दूसरी तरफ एलएसी पर लगातार अपने सैनिक और हथियार बढ़ाता जा रहा है। हालांकि भारत इस विवाद को बातचीत के जरिए हल करने की बात करता आया है। मॉस्को में विदेश मंत्री स्तर की वार्ता में दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। ये 5 बिंदु क्या हैं, ये भी आपको बताते हैं।
दोनों देश मान रहे हैं कि आपसी मतभेदों को विवाद नहीं बनने दिया जाए। सहमति बनी है कि विवाद वाली जगहों से सेना पीछे हटा ली जाए। तय कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न स्तर पर वार्ता जारी रहेगी। दोनों देश मौजूदा संधियों और प्रोटोकॉल्स को मानने के लिए सहमत हैं। दोनों में से कोई भी देश ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे तनाव और बढ़े। ये सब बातें सुनकर एक मुहावरा मन में आता है, मुंह में राम बगल में छुरी। ये चीन पर बिल्कुल फिट बैठती। जिस वक्त मॉस्को में चीन भारत से वादा कर रहा था कि बॉर्डर पर जारी तनाव को वह बातचीत के जरिए हल करना चाहता है, ठीक उसी समय चीनी सेना ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया और अपने इरादे जाहिर कर दिए। पहले आप चीनी सेना का ये वीडियो देख लीजिए, फिर हम अपने इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएंगे। ये वीडियो चीन की तिब्बत मिलिट्री कमांड ने जारी किया है, जिसमें वो ड्रोन के जरिए एलएसी पर अपने सैनिकों को खाना सप्लाई करने की ड्रिल कर रहा है। वीडियो का मकसद है भारतीय सेना पर कटाक्ष करना। चीन ये जताना चाहता है कि ठंडे वातावरण में चीन के सैनिकों को गर्म खाना मिलता है, जबकि भारतीय सैनिकों को ठंडा खाना मिलता है। ये एक तरह का माइंड गेम है। इस वीडियो को जारी करके चीनी सेना ने जताने की कोशिश की है कि भले ही चीन की सरकार भारत से बातचीत की इच्छा जता रही हो, लेकिन उसका असली मकसद है भारत पर दबाव बढ़ाना और जमीन हड़पना। चीन की जुबान और एक्शन के बीच कितना बड़ा अंतर है, उसे डिकोड करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जंग वाले इरादे। सेना का ये प्रोपेगेंडा वीडियो देखिए, चीन के असली इरादों की चुगली कर रहा है। वीडियो में साफ दिखता है कि एलएसी पर चीनी सेना सर्दियों में भारत के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। यानी चीनी सेना खुद कह रही है कि उसकी बातों का भरोसा मत करना। चीनी सेना के इन प्रोपेगेंडा वीडियोस के जवाब में भारतीय सेना के असली एक्शन को देखिए। देख उड़ते भारत के ये लड़ाकू विमान और भारतीय सेना के ये काफिले चीन को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत भी अब चीन से कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं। उस सड़क पर जो लेह से चुशुल तक जाती है, चुशुल बता दे वही इलाका है जो साउथ बैंक है पेंगोंग लेक का, और यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से सेना का मूवमेंट हो रहा है। इस तरह के कन्वॉयज निकल रहे हैं, चाहे डिप्लॉयमेंट हो सैनिकों की या फिर सप्लाईज हो। काफी ज्यादा देखा जा रहा है, ना सिर्फ मिलिट्री ट्रक्स में बल्कि सिविलियन ट्रक्स भी भर भर के सामान ले जा रहे हैं बॉर्डर एरियाज पर। सारा दिन यहाँ पे सिविलियन ट्रैफिक बहुत कम रहा है। सिर्फ वही लोग जो आगे फॉरवर्ड एरियाज में रहते हैं उनको चेक करा जाता है, और जब इस बात की पुष्टि हो जाती है कि ये वहाँ के रहने वाले हैं तभी उन्हें आगे जाने दिया जाता है। सारा दिन हमने यहाँ पे यही देखा कि किस तरह मिलिट्री मूवमेंट बढ़ रहा है, क्योंकि साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक और नॉर्दर्न बैंक ऑफ पेंगोंग लेक दोनों पर तनाव बढ़ते ही जा रहा है। चीन का मन बातचीत में नहीं धोखेबाजी में लगता है। मुलाकात में वो शांति के उपदेश देता है और पीठ पीछे विश्वासघात करता है। 6 दिन पहले दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के 3 दिन के अंदर चीन ने रेजांगला में भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। इससे पहले 29 अगस्त की रात को जब दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत चल रही थी, ठीक उसी वक्त चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के किनारे पर अपने इरादे जता दिए। उससे भी पहले 5 जून को जब दोनों देशों के बीच लद्दाख में शांति का समझौता हुआ, तो चीन ने 16 जून की रात गलवान घाटी में खूनी साजिश को अंजाम दिया था। ये लक्षण किसी ऐसे देश के नहीं हैं जो शांति चाहता है। ये एक ऐसे धोखेबाज की हरकतें हैं जो मौका मिलते ही पीठ में छुरा घोंपने की आदत से मजबूर होता है। चीन जो है हम उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग जिस तरह से अभी डिप्लोमेटिक और राजनीतिक लेवल पर उनसे बातचीत कर तो रहे ही हैं, लेकिन हम लोग अपना मिलिट्री के तौर पर भी हम लोग को पूरी तैयारी बरतनी पड़ेगी, और चीन को भी ये याद रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जिस तरह से 1962 की जो भारत थी या 1962 का जो हम लोग का वॉर का प्रिपरेशन था और आज 2020 में बहुत ज्यादा अंतर है। आज भारतीय फौज और भारतीय फौज की जो तैयारी है और भारतीय राष्ट्र की जो तैयारी है वो 1962 वाला भारत नहीं रहा है। प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके चीन पता नहीं क्यों समझता है कि वो भारत को डरा देगा, जबकि डरना तो चीन को चाहिए, क्योंकि एलएसी पर भारतीय सेना ने चीन के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा है उसमें चीन इतनी बुरी तरह से फंसा है कि उसकी सेना सांस भी लेती है तो भारतीय सैनिकों को पता चल जाता है। चीन के सैन्य ठिकाने भारतीय मिसाइलों के रेंज में हैं। भारत के T-90 भीष्म टैंक एलएसी पर गोले दागने के लिए तैयार खड़े हैं।
सुखोई 30, मिग-29, मिराज फाइटर जेट्स लगातार बॉर्डर पर उड़ान भर और अब तो भारत के पास राफेल की ताकत भी है जो चीन के इरादों को उखाड़ने के इंतजार में खड़े हैं। तो अगर फिर भी चीन को लगता है कि वो भारत से युद्ध करने की सोच सकता है तो वो अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए भी आजाद है। साथियों, हमारे मित्र देश फ्रांस के साथ राफेल डील भारत की नेशनल सिक्योरिटी में एक गेम चेंजर है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। चीन को लगता है कि वो भारत को बातों में उलझा। चीन जिस तरह बार बार अपनी बात से मुकर रहा है और एलएसी पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है, उससे एक बात तो साफ है कि चीन अब बातों से मानने वाला नहीं है। सिर्फ चीन की सेना ही नहीं बल्कि चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भारत को भड़काने में जुटा है, जिसके संपादक हू शिजिन ने ट्विटर के जरिए भारतीय सेना को ठंड की धमकी दी है। उनको लगता है कि अगर भारतीय सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिण तट से नहीं हटते हैं तो चीनी सेना पूरे ठंड के मौसम तक उनके साथ मुकाबला करती रहेगी। ग्लोबल टाइम्स के संपादक को लगता है कि अगर युद्ध हुआ तो भारतीय सैनिक या तो ठंड से मर जाएंगे या फिर कोरोना वायरस। ग्लोबल टाइम्स के संपादक की यह टिप्पणी भी ठीक वैसे ही फर्जी है जैसे चीनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो। चाहे ऊंची पहाड़ियां हो या ठंड हो, भारतीय सैनिकों को अपनी काबिलियत दिखाने के लिए चीनी सेना की तरफ फर्जी प्रोपेगेंडा वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक को या तो यह पता ही नहीं है या फिर वो भूलने का नाटक कर रहे हैं कि भारतीय सैनिक दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में 365 दिन तैनात रहते हैं। सियाचिन में 10,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर -50 डिग्री तापमान में भारतीय सैनिक रहते हैं। भारतीय सेना ये पेंगोंग में भी दोहरा रही है, जबकि चीनी सेना ठंड के मौसम में कभी भी इतनी ऊंचाई पर स्थित ऑपरेशनल पोस्ट पर आज से पहले तैनात रही ही नहीं। ग्लोबल टाइम्स के संपादक का ट्वीट चीन की बौखलाहट का नतीजा है। वैसे चीन की यह बौखलाहट जायज है, क्योंकि भारतीय सेना जिस तरह से लद्दाख में एलएसी पर रणनीतिक महत्व वाली चोटियों पर कब्जा जमाकर बैठ चुकी है, वहां से चीनी सेना के लिए युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हमारी अगली रिपोर्ट चीन को के इसी डर पर आधारित है। एलएसी पर जहां जहां चीन की सेना तैनात है, वहां वहां भारतीय सेना उतनी ही संख्या और उतने ही हथियारों के साथ चीन की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। फिंगर 4 एरिया में भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान और चीनी सेना की चौकियों की दूरी सिर्फ 1.7 किलोमीटर है। दक्षिणी पेंगोंग इलाके में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच सिर्फ 170 मीटर की दूरी है। रेजांगला में सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। गोगरा पोस्ट पर चीन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर भारत की माउंटेन ट्रूप्स और स्पेशल फोर्सेस तैनात हैं। चुशुल सब सेक्टर में दोनों देश के टैंक आमने सामने हैं और तेपसांग में दोनों देशों के बीच बैटल टैंकों की दूरी सिर्फ 6 किलोमीटर है। यानी एलएसी पर हालात अब युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं और चीनी सेना का एक और उकसावे वाला कदम भारतीय सेना को एक्शन लेने का मौका दे देगा। भारतीय सेना के पास में बहुत सारी ऑप्शन हैं और सारी ऑप्शंस जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो भी अपना फेस बचाने के लिए जाहिर है कि वो भी कुछ ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। ये रस्साकशी चलेगी कुछ समय तक और हो सकता है ये रस्साकशी और लंबी खिंच जाए, लेकिन भारतीय फौज हर तरीके से पूरी तरीके से तैयार है। कोई भी ऑप्शन, चाहे पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, डिप्लोमेटिक हो, हम हर किस्म की ऑप्शन लेने के लिए तैयार हैं। और मिलिट्री ऑप्शन में चाहे मैदान में हो और चाहे समुद्र में हो, जहां कहीं भी हो, ऑप्शन जो भी इस्तेमाल करनी है वो की जाएगी। तो अब चीन को तय करना है कि वो शांति से अपनी सेनाएं पीछे हटाने के लिए तैयार होता है या भारत से युद्ध चाहता है, क्योंकि भारत तो दोनों ही तरीकों के लिए तैयार है। लेकिन अगर युद्ध हुआ तो उसका स्वरूप कैसा होगा? हमने ये समझने के लिए कई जानकारों से बात की है, जिसमें 3 बातें निकलकर सामने आई है। पहली, सीमित युद्ध, यानी जिन जगहों पर विवाद है सिर्फ वही जगहें वॉर जोन बनेंगी। दूसरी, पूरे लद्दाख इलाके में युद्ध, यानी पूरे पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जहां जहां दोनों तरफ की सेनाएं तैनात हैं वो जगह वॉर जोन बनेगी। और तीसरी, थोड़े थोड़े दिन में दोनों तरफ से फायरिंग की घटनाएं। ये युद्ध जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन गलवान जैसी घटनाओं की शक्ल में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प होगी। सूत्रों का कहना है कि स्थिति
पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर बहुत ज्यादा गंभीर बनी हुई है और इसके चलते भारतीय सेना ने अपनी निगरानी बढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि चीन बार बार कोशिश कर रहा है भारतीय सैनिकों को चोटियों से हटाने की, जो भारत की सेना ने काफी दिनों से डोमिनेट की हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।